गुड मॉर्निंग क्लास। परिचर्चा बिंदु से संबंधित पिछली वीडियो में आपने परिचर्चा के अर्थ, विशेषता और महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम परिचर्चा के अनिवार्य भाग, परिचर्चा के अनिवार्य भाग के साथ साथ हम परिचर्चा के विषय, परिचर्चा के लाभ और परिचर्चा के समय ध्यान देने योग्य बातों का वर्णन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि परिचर्चा के अनिवार्य भाग कौन कौन से हैं। अनिवार्य भाग का तात्पर्य यहाँ पर परिचर्चा कराते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, या कह सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं परिचर्चा के दौरान। परिचर्चा के मुख्य रूप से यह कह सकते हैं अनिवार्य भाग जो हैं वो हैं शिक्षक, विद्यार्थी, समस्या और मूल्यांकन। इनमें से अगर हम किसी एक को अगर बाहर निकाल दें तो परिचर्चा संभव नहीं है। कक्षा में अगर परिचर्चा आपको करनी है तो शिक्षक का होना अनिवार्य है, विद्यार्थी का होना अनिवार्य है और समस्या का होना भी अनिवार्य है। अब जब समस्या आपके सामने है तो उसका मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिचर्चा के अनिवार्य भाग 4 हैं। प्रश्न बनता है, कक्षा में परिचर्चा करते समय कौन कौन से 4 भाग महत्वपूर्ण हैं या अनिवार्य भाग हैं। तो पहला है शिक्षक, दूसरा है विद्यार्थी, तीसरा है समस्या और चौथा है मूल्यांकन। तो शिक्षक किस प्रकार अनिवार्य भाग है। शिक्षक कक्षा परिचर्चा का आयोजन करते समय विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन सब कुछ शिक्षक को ही करना पड़ता है। इसलिए शिक्षक स्वयं परिचर्चा का एक नेता के रूप में हम देखते हैं। परिचर्चा का मुख्य नेता प्रारंभ में शिक्षक होता है। उसके बाद शिक्षक कक्ष के योग्य या कह सकते हैं तेज बच्चे को, जो थोड़ा पढ़ने लिखने में तेज होता है, उसको नेता के रूप में सौंप दिया जाता है कार्यभार। वह पूरी परिचर्चा को पूर्ण कराता है। दूसरा बिंदु है विद्यार्थी। विद्यार्थी किस लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक कक्ष में विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं, बुद्धि, तर्क व कल्पना का स्तर अलग अलग होता है। कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशील होते हैं तो कुछ पिछड़े, कुछ संकोची स्वभाव के होते हैं तो कुछ उत्साही स्वभाव के होते हैं, कुछ शरारती होते हैं तो कुछ आज्ञाकारी होते हैं, कुछ बोलने में निपुण होते हैं तो कुछ बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। इसलिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने विचारों को प्रकट करने का मौका या अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा बिंदु समस्या है। समस्या क्यों महत्वपूर्ण है। कक्षा में परिचर्चा करते समय विषय वस्तु या समस्या का चुनाव शिक्षक को विद्यार्थियों के सहयोग से करना चाहिए। समस्या वास्तविक व क्रियात्मक होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों की बोध क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। अब आप ऐसी कोई समस्या लेकर ना बैठ जाएं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल समझ में ही ना आए। इसलिए समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसको विद्यार्थी समझ सके, जो उनके स्तर की समस्या हो। चौथा बिंदु है और महत्वपूर्ण बिंदु है मूल्यांकन। समस्या अगर आप शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के सामने अगर रख रहे हैं तो उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए बच्चों के बीच में कि बच्चे किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। परिचर्चा का अंतिम भाग विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। परिचर्चा के अंत में प्रत्येक सहभागी को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए जिस समस्या या प्रकरण पर परिचर्चा की गई है उससे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ ही उनके विचारों, पूर्वाग्रहों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन हुआ या नहीं।
उसकी रुचि में विस्तार हुआ या नहीं। स्तरीय व सुनियोजित परिचर्चा भाग लेने वालों के विचारों एवं उनकी अभिवृत्तियों में अवश्य परिवर्तन करता है और सहयोगियों को क्रियाशील बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा के विषय कौन कौन से होने चाहिए जिस बिंदुओं पर आप परिचर्चा करा सकते हैं कक्षा कक्ष में। तो पहला बिंदु हो जाता है परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा, दूसरा सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा और तीसरा बिंदु है स्व अनुभवों पर आधारित परिचर्चा। कक्षा कक्ष में इन विषयों पर आप परिचर्चा बच्चों के बीच करा सकते हैं। अब हम देखते हैं परिचर्चा के लाभ कौन कौन से हैं। परिचर्चा के लाभ में पहला लाभ है छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कक्षा कक्ष में छात्र दूसरे बच्चों के सामने, समूह के सामने खड़े होकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उनसे छात्रों के अभिव्यक्ति का विकास होता है। दूसरा बिंदु है शिक्षक और छात्र के मध्य अच्छे संबंध विकसित होते हैं। जब छात्र शिक्षक दोनों साथ में परिचर्चा करते हैं तो छात्रों की सहयोग के लिए शिक्षक सदैव तत्पर रहता है और एक नेता के रूप में वह उनकी सहायता और मार्गदर्शन करता रहता है। तीसरा बिंदु है छात्र संकोची व्यवहार और डरने की प्रवृत्ति से बाहर आ जाते हैं। तो जब समूह में सबके सामने छात्र एक एक करके खड़े होकर अपने अपने विचार प्रकट करते हैं तो उनके अंदर जो संकोची प्रवृत्ति है, जो डर है, वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चौथा लाभ है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है। जब आप समूह में या किसी गोष्ठी में खड़े होकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उस दौरान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। अगला लाभ छात्रों को विषय वस्तु की पूरी जानकारी हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी विषय वस्तु पर परिचर्चा करना प्रारंभ करते हैं तब से लेकर परिचर्चा के अंत तक, जब तक आप छात्रों का मूल्यांकन नहीं कर लेते तब तक विषय वस्तु से संबंधित जानकारी, या कह सकते हैं कि जानकारी रूपी जो गंगा है उसका प्रवाह होता रहता है और विषय वस्तु की पूरी जानकारी छात्रों को हो जाती है। अगला लाभ छात्र कक्षा कक्ष के निश्चित वातावरण से बाहर आते हैं। स्टूडेंट्स के मध्य जब शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय वस्तु पर परिचर्चा कराई जाती है तो छात्र जो कक्षा कक्ष का एक सीमित दायरा होता है उससे बाहर की बातों को वो विचार के रूप में प्रकट कर सकते हैं और अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो कक्षा कक्ष के बाहर की विषय वस्तु पर खुलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। अगला लाभ है छात्र मानसिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परिचर्चा के दौरान जब तक दोनों पक्ष सक्रिय नहीं होंगे तब तक परिचर्चा संपूर्ण या सफल नहीं मानी जाती। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस दौरान छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, जिसमें छात्र मानसिक रूप से क्रियाशील कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर यह क्रियाशील नहीं रहेंगे तो परिचर्चा संभव नहीं। इसका एक लाभ यह भी है कि परिचर्चा से अध्यापकों की दक्षता में भी सुधार आता है। सुधार का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समय समय पर नए नए जो आविष्कार और खोज किए जा रहे हैं उनकी जानकारी भी सभी शिक्षकों को समय समय पर परिचर्चा के माध्यम से मिलती रहती है। परिचर्चा के दौरान विषय वस्तु गंभीर होने के कारण कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रहता है और सभी दोनों पक्षों के लोग बिल्कुल शांत होकर एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि परिचर्चा कराते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, किन किन बातों को आपको परिचर्चा कराते समय ध्यान देना है। तो पहला बिंदु है इसमें परिचर्चा के विषय जो होना चाहिए वह रोचक होना चाहिए, जिससे विद्यालय को स्वच्छ वैचारिक वातावरण प्रदान किया जा सके। तो विषय जब तक रोचक नहीं होगा
तब तक छात्र उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात, विद्यार्थियों को परिचर्चा का प्रकरण या इकाई और उसकी प्रकृति का महत्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जब आप परिचर्चा कराने जा रहे हैं तो उसके विषय वस्तु के बारे में छात्रों को एक बार, या उसकी प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में आप एक बार अवश्य बता दें। अगला बिंदु, परिचर्चा का विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी एवं परिवेशीय हो। मात्र सवाल ही सवाल ना हो, बल्कि इस विषय पर चर्चा भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषय वस्तु हो उनके अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए, उनके स्तर की होनी चाहिए, और कक्षा में परिचर्चा के दौरान केवल सवाल जवाब ना हो, बल्कि उस पर अपने विचार भी प्रकट किए जाएं। अगला बिंदु है, परिचर्चा प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा का एक सभापति नियुक्त करना चाहिए, जो विचारों को एकत्रित कर निर्णायक मत प्रस्तुत करने के साथ ही छात्रों की शंकाओं, त्रुटियों को तथा गलत अर्थ को स्पष्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षक के द्वारा एक सभापति नियुक्त किया जाता है। सभापति बच्चों के बीच का ही होता है। उसको नियुक्त करने के बाद वह ध्यान देता है कि कक्षा में छात्रों की जो शंकाएं हैं, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, उसको स्पष्ट करते चले। अगला बिंदु है ध्यान देने योग्य, परिचर्चा के आरंभ में अध्यापक को सभापति बनाना चाहिए तथा बाद में धीरे धीरे छात्रों को सभापति चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम जब परिचर्चा प्रारंभ होती है तो शुरू में तो सभापति का रोल शिक्षक ही निभाता है। बाद में धीरे धीरे शिक्षक को यह देखना पड़ता है कि कौन सा छात्र सभापति बनने योग्य है, या फिर सभापति की नियुक्ति छात्रों को ही सौंप देनी चाहिए कि छात्र ही अब सभापति का चयन करें। प्रत्येक विद्यार्थियों को चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है, परिचर्चा में हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो, बल्कि छात्रों को एक अच्छा वातावरण भी प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने विचार प्रकट कर सकें। अगला बिंदु, छात्रों में आत्मीयता का व्यवहार करें, जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो सके। आत्मीयता का तात्पर्य यह है कि ऐसा ना हो कि पक्षपात होना प्रारंभ हो जाए, कि आप एक तरफ से प्रश्नों को अधिक पूछ रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोगों को आप नगण्य मान रहे हैं या कमज़ोर मान रहे हैं। तो ऐसी भावना शिक्षक के बीच में या फिर सभापति के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो सभी छात्रों से आत्मीय व्यवहार करना चाहिए, जिससे छात्र जब परिचर्चा के लिए तैयार हों, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए तैयार हों, उनमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, जिससे वो उनकी अभिव्यक्ति सहज भाव से हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी परिचर्चा विषय पर, जिसमें आज आपने पढ़ा परिचर्चा के लाभ कौन कौन से हैं, परिचर्चा कराते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, और परिचर्चा का विषय क्या होना चाहिए, और परिचर्चा के अनिवार्य भाग कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार देखते हैं कि परिचर्चा के अनिवार्य भाग कौन कौन से हैं। शिक्षक, छात्र, समस्या, मूल्यांकन, ये परीक्षा के अनिवार्य भाग हो जाते हैं। परिचर्चा का विषय कौन कौन सा होना चाहिए, परिवेशीय विषय, सामाजिक घटनाओं पर आधारित और स्व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको परिचर्चा विषय से संबंधित पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगले वीडियो में हम पुनः नए बिंदु के साथ फिर उपस्थित होंगे।